मध्य प्रदेश में शहरी गरीबों को मालिकाना हक देने का मुद्दा लंबे समय से सरकारों की प्राथमिकता में रहा है। कांग्रेस की सरकारों ने अपने कार्यकाल में झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पट्टा देने की कवायद शुरू की थी। कई जगहों पर पट्टे बांटे भी गए और कुछ योजनाएं आगे बढ़ी, लेकिन विभिन्न चरणों में प्रशासनिक चुनौतियां, जमीन की उपलब्धता और दस्तावेजीकरण की जटिलताओं के कारण बड़ी संख्या में परिवार अभी भी कानूनी हक से वंचित रह गए। वहीं अब मौजूदा डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस प्रक्रिया को एक संगठित और समयबद्ध अभियान के रूप में आगे बढ़ाकर इसे व्यापक पैमाने पर लागू करने का प्रयास किया है। सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे परिवारों को आवासीय पट्टा देने का निर्णय लिया है। हालांकि कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार का राजनीतिक प्रचार बता रही है। वहीं सरकार का दावा है कि ये सिर्फ पट्टा वितरण नहीं, बल्कि एक ऐसा कानूनी कवच है जो गरीबों को वर्षों तक अनिश्चितता और विस्थापन के डर से बचाएगा। आवासीय पट्टा वितरण योजना, लाखों गरीबों के लिए नई शुरुआत। 20 नवंबर से 13 दिसंबर 2025 तक सर्वे। 14 दिसंबर को पात्र परिवारों की प्रारंभिक सूची। 29 दिसंबर को जिला कलेक्टर अंतिम सूची करेंगे जारी। 4 जनवरी से 20 फरवरी तक आवासीय पट्टों का वितरण। पीएम आवास योजना 2.0 से जुड़ाव। सब्सिडी, लोन और पक्के मकान की सुविधा। शहरों को झुग्गी मुक्त बनाने की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सदैव गरीबों के आवास की दिशा में काम किया है। प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से देश में और प्रदेश में भी करोड़ों गरीबों को स्वयं के आवास मिले हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने 50 सालों तक ऐसे गरीबों के लिए कभी नहीं सोचा। अब हमारी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय किया है कि प्रदेश के गरीबों को जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनको उन्हीं स्थानों पर पट्टे दिए जाएंगे, मालिकाना दिया जाएगा। उधर कांग्रेस पट्टा वितरण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पट्टा देने की पहल तो कांग्रेस सरकारों के दौरान हुई थी, लेकिन मौजूदा सरकार इसे एक राजनीतिक शो की तरह पेश कर रही है और दिखावे के लिए पट्टे बांट रही है, जबकि वास्तविक हक और सुरक्षा गरीबों के लिए जरूरी है। उन्हें केवल पट्टा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें मकानों की रजिस्ट्री के साथ ही पक्के घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देनी चाहिए। ये मालिकाना हक 17 अप्रैल 1984 को अर्जुन सिंह जी ने बांट दिया था मध्य प्रदेश की विधानसभा में लाके, जब बीजेपी के पटवा जी थे, इनने इसका विरोध किया था विधानसभा। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी, मोतीलाल इस सब समय पट्टे बढ़ते रहे और मालिकाना हक मिलता रहा। इनने तो बुलडोजर से गरीबों को हटाया है, झुग्गी वालों को हटाया है। अगर उनको कुछ करना ही है तो रजिस्ट्री कराएं, जो लोग भी शहर के अंदर रह रहे हैं, और रजिस्ट्री कराने के बाद 10-10 लाख रुपए का लोन दें जिससे वो पक्का मकान बना सके। ये फिजूल की वाहवाही लूटना बंद करें। बहरहाल मध्य प्रदेश में शहरी गरीबों और भूमिहीन परिवारों के लिए आवासीय पट्टा योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक और सरकार इसे गरीबों के जीवन में बदलाव का ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे चुनावी रणनीति और प्रचार का हथियार करार दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस योजना से गरीब परिवारों के जीवन में कितना बदलाव आता है और वे अपने आप को कितना सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी पट्टा पॉलिटिक्स की। दरअसल मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अब जो शहरी गरीबी जो लोग हैं उनको मकान मुहैया कराने के लिए, आवास मुहैया कराने के लिए पट्टा योजना शुरू की। उनको उनके भूमि पर पट्टे दिए जाएंगे। एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और उसमें उस वर्ग का ख्याल रखा गया है जो बेचारे गरीब, जो लंबे समय से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, उनको आवासीय पट्टा देने का सरकार ने निर्णय लिया है।
और चूंकि अब सरकार जो है उसका कहना है कि ये एक केवल ये पट्टा वितरण नहीं है, ये एक ऐसा कानूनी कवच है जो गरीबों को वर्षों तक अनिश्चितता और विस्थापन के डर से भी बचाएगा, उससे मुक्त कराएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के दौर में खुद का आशियाना होना, खुद का मकान होना बड़ा कठिन है, और इस महंगाई के इस दौर में तो और भी कठिन है। तो कल्पना कीजिए जो लोग सड़क पर रह रहे हैं, जिनके पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, उनको यदि ज़मीन का पट्टा दे दिया जाए तो वो अपना मकान बना के उसमें अपना जीवन यापन कर सकते हैं। योजना बहुत अच्छी है, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन सवाल इस पर भी उठते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा और क्या एक ही लोगों को बार बार दिया जाएगा, वो कौन लोग हैं, कितने लोगों को चिन्हित किया गया है, वास्तव में इसका हक उनको मिले जिनको उसकी आवश्यकता है। वरना हमने कई बार देखा, पिछली सरकारों में भी देखा, अभी हम सुन रहे थे कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि कांग्रेस के शासन में भी एक योजना शुरू हुई थी, पट्टा वितरण योजना शुरू हुई थी, उसका क्या हश हुआ, और वास्तव में जिनको ज़रूरत थी उनके पास तक तो वो पट्टे पहुंच नहीं पाए, बल्कि वो पटवारियों ने और दूसरे लोगों ने ऐसा खेल किया कि वो पट्टे के नाम पे वो ज़मीन तक बिक गई। तो ये खतरे भी हैं। सरकार सुविधा तो देना चाहती है, लेकिन कुछ चिंता इस बात को लेकर भी है। हालांकि इस पूरी व्यवस्था पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस तो ये तक कह रही है कि बीजेपी वाले तो अब चेते हैं, हम तो बहुत पहले से ये दे चुके हैं, बहुत पहले से हम कर चुके हैं, हमारी योजनाओं की नकल कर रहे हैं। बहरहाल आज पूरा चर्चा इसी पर केंद्रित रहेगी, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। सरकार की आवासीय पट्टा योजना के क्या हैं मायने? क्या शहरों को झुग्गी मुक्त कर पाएगी ये योजना? गरीबों की योजनाओं पर सियासत कितनी जायज? कांग्रेस क्यों बता रही इसे बीजेपी का पॉलिटिक्स शो? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की नेत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य मौसम विसेन जी हैं। मौसम जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे पवन पटेल जी। पवन जी, आपको आवाज़ आ रही है? जुड़ चुके हो तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मौसम जी आपसे। सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, सरकार चाहती है कि जो गरीब बेचारे जो जिनको रहने को अभी अपनी छत उपलब्ध नहीं है, उनको उनका आशियाना उपलब्ध कराया जाए। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी सरकार चाहती है कि सबको अपने रहने के लिए जगह मिल जाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वास्तव में इसको लेकर जो कई सारी बातें आती हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, कि वास्तव में जो जिनको इसका हक मिलना चाहिए, जो इसके पात्र हैं, जो वास्तव में आज भी जिनके पास रहने को अपना छप्पर नहीं है, उनको ये मिले तो कोई किसी को कोई शंका शोभा नहीं होता। लेकिन सवाल तभी उठते हैं जब इनके नाम पर मालूम पड़ा कि जिनके ऑलरेडी पहले से ही मकान है, ऑलरेडी जिनके पास ज़मीन है, और वो उसका लाभ ले जाते हैं। तो इस योजना को लेकर आप के जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो भी कहें, और जो शंकाएं इसको लेकर हैं उस पर भी आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। योगीराज जी, जैसा हमने देखा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संकल्प लिया गया है, चूंकि हम जानते हैं, इस बात को मैं नहीं नकारती, पूर्व में भी इस प्रकार के प्रयास अन्य सरकारों द्वारा हुए हैं जी। हम जब नेशन की वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 की रिपोर्ट देखें तो वर्तमान रिपोर्ट इस बात को बताती है कि हिंदुस्तान में अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है, और इसके कारण हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अभी जो आज घोषणा है कि 31 दिसंबर 2020 तक जो लोग सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं, हर किसी को उसके मालिकाना हक मिले, इस कदम का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप इसमें मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता को देखिए कि सिर्फ उन्होंने घोषणा नहीं की, उन्होंने हर चीज की टाइमलाइन सेट कर दी कि समय सीमा में इसका निराकरण हो, प्रकाशन और पूरी पारदर्शिता के साथ हो। और इसीलिए ये प्रश्न तो यही खत्म हो जाता है जब सरकार और सरकार की मंशा, हमारे मुखिया की मंशा बड़ी स्पष्ट रूप से निकल कर आती है। दूसरी बात कि अभी पट्टे नहीं होने के कारण जहां ये सामाजिक स्थिरता का कि कहीं भी विस्थापन जैसी समस्या हमेशा खड़ी हो जाती थी, आर्थिक प्रगति में कहीं ना कहीं बाधक होता था, और कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास में भी जिनका पट्टा नहीं है, मालिकाना हक नहीं है, उन्हें शहरी क्षेत्र में जो 2.5 लाख की राशि प्रधानमंत्री आवास का वो लाभ लेने में पात्रता रखते हैं, उसमें असमर्थ होते थे।
तो मुझे लगता है बिजली पानी जैसे तमाम चीजों की आवश्यकताओं के साथ इनको मालिकाना हक मिलेगा, एक सुरक्षित जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कदम बहुत ही सराहनीय है और हमारा ये प्रयास है, हमारी सरकार इन्हीं बातों के लिए संकल्पित है कि समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति हर सुविधाओं का लाभ ले और विकास की नई गाथा से जुड़े और गति पाए। पवन जी, अभी आपके पीसी शर्मा जी भी कह रहे थे कि हमने तो बहुत पहले शुरू कर दी थी। सवाल सिर्फ इसी बात को लेकर है कि जब इतने समय से योजनाएं चल रही हैं तो अब ऐसी कौन सी स्थिति आ रही है कि फिर भी लोगों को उनका वाजिब हक नहीं मिल पाया या उनको मकान नहीं मिल पाया, उनको छत नहीं उपलब्ध हो पाई। आप अपनी योजनाओं को लेकर भी बात करें और मौसम जी की बात भी आपको कुछ सुनाई दी हो तो उस पर भी आप प्रतिक्रिया दें। देखिए, ये इतिहास गवाह है पूरी तरह से, जितनी भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजनाएं जितनी स्कीम चलाई है, आप आकलन करेंगे, आप मीडिया में हैं, आपको सब पता होगा कि 99% जितनी स्कीम थी सब कांग्रेस की थी। इसमें इन्होंने कुछ चीजों का नाम बदल के अपना लेबल लगा के और उसका श्रेय लेने का प्रयास किया है। आप एक झुग्गी झोपड़ी का पट्टा और एक बत्ती कनेक्शन अर्जुन सिंह जी ने और कांग्रेस पार्टी ने बहुत समय से इसको बांटते आए हैं, बहुत समय इसको इम्प्लीमेंट करते आए हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हर व्यक्ति को पता है अच्छी तरह से। आज बस परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन इसका इतना ये हुआ है कि उस समय माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी ने और बाकी कांग्रेस के कई नेताओं ने, कई सरकारों ने, कई प्रदेशों में इस चीज को लागू कर दिया है बिना प्रतिबद्धता दिखाए हुए। उन्होंने इस चीज को एक काम समझकर काम किया है और भारतीय जनता पार्टी में अंतर इतना है कि उस चीज को प्रतिबद्धता एकदम मतलब संकल्पित ऐसे बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड दे देते हैं कि उस पर लगने लगता है कि पहले कुछ हुआ ही नहीं, अब हुआ है। हम कहते हैं समस्या एक दिन में खत्म हो जाए, ये अभी कर देंगे। 1 रुपए जो प्रीमियम में अडानी को जमीन दे देते हैं उस तरह जमीन दे दें, हम प्रीमियम चंदा करके जमा करवा देंगे, दे दे कल से। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हजारों एकड़ लैंड जो 1 रुपए प्रीमियम जो दे सकता था, अभी आपने जैसा अपने वक्तव्य में बोला, जो सक्षम है, क्या वो एक अडानी 1 रुपए प्रीमियम में सक्षम नहीं कि उसे 1 करोड़ रुपए प्रीमियम में मिले? 1 रुपए प्रीमियम में यहाँ दे दीजिए, लेकिन नहीं करेंगे। इनके जो पाठक जी हैं, मंत्री विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के जो है, उनका देखिए, उन्होंने कितनी सारी जमीनों का अवैध कब्जा कर लिया, रजिस्ट्री आ गई, जिस चेक से रजिस्ट्री हो गई वो चेक वैलिड हुआ ही नहीं, उस चेक भुने नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा है। वहीं से जमीन बांट दे, कोई इतना एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं, वही जमीन को इम्प्लीमेंट कर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उसके कथनी और करनी में अंतर रहा है और आगे भी रहेगा। 2008 से आज तक इनकी प्रतिबद्धता नहीं दिखी। अब इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, कोई अपने काम बचे नहीं है, इसलिए हर चीज में भेजी तो हर करीब 10-12 दिन में कोई न कोई डिबेट माननीय मोदी जी के और माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता एकदम संकल्पित ये बड़े बड़े वर्डों को लेके हो गई है। किसानों के लिए कम से कम 50 डिबेट हो चुके, लेकिन वो प्रतिबद्धता संकल्पित उनका दिशा दशा आज तक नहीं बदली और ना आगे बदलने वाली है। इसी तरह ये भी स्कीम होगी, नई स्कीम दिखाने का है, प्रयास करने का है, बड़े बड़े विज्ञापन करेंगे, लोगों के मानस पटल में छा जाएंगे, लेकिन एक्चुअल जब हकीकत आप देखोगे तो कुछ और ही निकलेगा। चलो एक बार मैं जरा प्रकाश जी को इन कर लेता हूँ, फिर सेकंड राउंड में आपके पास फिर आऊँगा। प्रकाश जी, ये जो चाहे पट्टा वितरण हो, चाहे आवासीय वितरण हो, चाहे लोगों को लाभ पहुंचाने वाली जितनी स्कीम है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर सरकार ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे मध्य प्रदेश में जो भी सरकारें रही, सब ने किया और दिल खोल के किया। दिग्विजय सिंह के समय तो 2-2 बीघा जमीन के पट्टे बांट दिए गए और पटवारी जी मालामाल हो गए। इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जर्नलिस्ट के नाते आप इसका एक एनालिसिस करें, क्या वास्तव में ये बहुत ज़रूरी है, या इतने प्रयासों के बाद भी यदि हम उनको सक्षम नहीं बना पा रहे, उनको आशियाना उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो फिर अब और क्या किया जाए? और दूसरा क्या है, ये तो सिलसिला लगातार चलेगा, कांग्रेस से फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, कुछ अपने लोगों को देगी, कुछ अपने लोगों को देगी, तो इस पर विराम कैसे लगेगा, कब लगेगा? विराम का बार बार एक ही हल है, निगरानी। क्योंकि आप जो इंट्रो चल रहा था उसमें सरकार यूज कर रही है, इनका कानूनी कवच है। तो सबसे पहले ये समझें कि ये उन लोगों का अधिकार है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसको आर्टिकल 21 के अधीन आवास के अधिकार में माना है। और यदि आप उनके पुनर्विस्थापन की व्यवस्था किए बिना, उनकी वापिस उनको दूसरी जगह पूरी सुविधाओं के साथ जब तक आप शिफ्ट नहीं कर देते, तब तक उनको हटाया नहीं जा सकता है। ठीक बात। तो ये कवच इसलिए है कि आर्टिकल जो 21 है वो कवच देती है। आर्टिकल 19 हमें देश में कहीं भी रहने का अधिकार देते, पर आवास का अधिकार आर्टिकल 21 हमें संविधान देता है। ठीक है ना। ये तो अब लोग पढ़ने लगे तो ये चीज अधिकार के रूप में इसको जान रहे हैं। सरकार ने उसी चीज को उद्धृत किया है कि ये कवच है, कानूनी कवच है ये, इसीलिए है। अब
जो अर्जुन सिंह जी की बात है, तब कॉलेज में हमारी एंट्री हुई थी, तब अचानक पेपरों की हेडलाइन देखी थी, जो जहां रह रहे थे झुग्गीवासी उनको वहीं पट्टा दे दिया था। तो उस समय हमें वो इलॉजिकल लगता था, पर बाद में हम जब सामाजिक व्यवस्था देखते हैं तो वो वेलफेयर स्टेट है और ऐसे जो भूमिहीन आवासहीन लोगों के लिए देना जरूरी है, और अब तो कानूनी प्रावधान भी है। उसके बाद ये चली 85 में इंदिरा आवास योजना के नाम से चलती रही, जिसका नाम 2016 में बदला गया। तो ये कोई नई योजना नहीं है, और अभी यदि मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो इसका कोई राजनीतिक लाभ का आरोप भी मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि अभी चुनाव भी नहीं है हाल फिलहाल कोई। तो ये निरंतर चलने वाली योजना है और ये गरीबों को संबल प्रदान करती है। मुख्य चीज ये है कि पहले भी करप्शन रहा। जी हाँ, अब ये अधिकार जब अतिक्रमण में बदल जाता है, हाँ, तो उस पर तो फिर विचार करना चाहिए ना। सरकार ठीक है, आपका अधिकार है रहने का, लेकिन कब्जे कर करके लोगों ने शहर को पूरा झुग्गी से, मतलब एक तरह से उसकी सुंदरता में काले टीके हैं। नहीं, उसकी वजह क्या है कि उस समय जब अर्जुन सिंह जी ने बांटे थे तो ऐसा लग रहा था कि हो गया सबकी व्यवस्था, पर ये निरंतर एक माफिया सक्रिय रहता है इसमें। तो ये जो वास्तव में पात्र हैं उन लोगों को आवास मिल नहीं पाते हैं, और एक माफिया जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के नॉलेज में सब चीजें हैं, सारे तथ्य हैं, लेकिन वो उसे पारदर्शिता से परहेज है। सबकी सूची लगना चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट आरटीआई जब प्रावधान के देना चाहिए, जिससे लोग चेक करें कि फर्जी लोग तो इसमें नहीं घुस गए। और हो यही रहा है कि दूसरों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसपे सरकार निगरानी नहीं कर रही, इसलिए अनंत काल तक चलती रहेगी और इसका हल नहीं निकलेगा। ठीक बात। मौसम जी, ये जो जिन इश्यूज को लेकर चिंता व्यक्त हो रही है यहाँ पर, निश्चित तौर पर सरकार इस दिशा में काम करती है, बधाई की पात्र करना भी चाहिए। लेकिन मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि ये जो अधिकार जो हैं अभी अतिक्रमण में तब्दील हो जाते हैं। शहर में हमने देखा कि उन शहरों में उन चौराहों पे, उन सड़कों से जिन पर रात दिन आए दिन अफसर नेता निकलते रहते हैं, और वहीं झुग्गी तनी रहती है मेन चौराहे पे। आप कल्पना कीजिए कि झुग्गी के पीछे बेचारे 1500 स्क्वायर फीट का मकान बनाने में लोगों को 50-50 लाख रुपए लग जाते हैं, और उनके सामने झुग्गी बनी हुई है, वो भी अतिक्रमण करके बनी हुई है। तो ये थोड़ा सा, ये जो विसंगति आती हैं, ये जो इसको लेके सवाल खड़े होते हैं। सरकार चाहती है कि झुग्गी मुक्त शहर हो, निश्चित तौर पर हम सब चाहते हैं स्वच्छता, सुंदरता, शहर की शान बढ़ाते हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर अंकुश कैसे हो? हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति के सिर पर पक्का मकान हो। शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर अगर जिनके पास पट्टे नहीं है, भूमि अधिकार वाली नहीं है, भू अधिकार वाली, तो उनके लिए फ्लैट स्कीम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री आवास देने की व्यवस्था माननीय मोदी जी के नेतृत्व में की गई है। रहा सवाल अतिक्रमण का, तो अतिक्रमण जो झुग्गी क्षेत्र में रह रहा है वो दिख रहा है, लेकिन ऐसे तो ये एक ऐसा विराट विषय है कि बहुत सारे हमारे संभ्रांत क्षेत्रों में भी हम देखते हैं कि कोई कॉलोनी बनी है या कोई ऐसा एरिया तो कहीं अपनी घर की सीढ़ियों को नाली पे ले आए, अतिक्रमण कर लिए। तो इसके लिए हमेशा सरकार उसके लेकर काम कर रही है, जैसे हमारी शहरों के सौंदर्यीकरण के साथ नगरीय प्रशासन क्षेत्र काम कर रहा है, और ऐसे लोग जिनके पास पट्टा नहीं है उनके लिए ये योजना आई है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं, और हमारे भाई अभी पवन पटेल जी एक बात कह रहे थे, मुझे उनको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि उनके कार्यकाल में जब यूपीए की सरकार थी उसके पहले इंदिरा आवास योजना चला करती थी, और उस समय आलम यह था कि एक ग्राम पंचायत में 2 या 4 मकान आया करते थे। कहावत है ना, एक अनार 100 बीमार। और आज ये हालत है कि 2011 के सर्वे की सूची, उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन, फिर लाडली बहना की सूची के साथ एक पूरा गाँव का दृश्य बदल चुका है। शहरों में भी हम देखते हैं बड़ी संख्या में पूरे मोहल्ले के मोहल्ले बदल गए। सबके अधिकांश लोगों के सिर पर, जिन्होंने पात्रता के आधार पर तय सूची से प्रधानमंत्री आवास पाए, उनके सिर पर पक्के मकान है। और इसलिए ये जो अतिक्रमण है उसके लिए अगर कोई आर्थिक रूप से चुनौती वाला परिवार है सिर्फ वही दोषी, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार ने समय समय पर यह सुनिश्चित किया है कि अपनी योजनाओं के माध्यम से, उनके विस्थापन के माध्यम से झुग्गी फ्री हमारा नगर, हमारा महानगर, हमारा शहर हो, और इसको लेकर सतत काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इनफैक्ट जिनकी आवास जो वाकई वास्तविक हकदार आवास के हैं, उनके भी आवास 2 की सूची, उसके बाद और सूची के माध्यम से जोड़ते हुए सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर किसी जरूरतमंद का पक्का मकान हो, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की और प्रदेश की सरकारों का, ये कृत संकल्प है कि हमें हर जरूरतमंद पर पक्का मकान हो, उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताएं मिले, महिलाओं और हमारे सभी लोग आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े।
ठीक बात, लेकिन मौसम जी लोगों को अब ये लगने लगा है कि अपन कहीं भी आके अपना एक झुग्गी तान लें और मालूम पड़ा कि वो उनको ये पहले से ही मान के चलते हैं कि कुछ दिन बाद पट्टा मिल ही जाएगा, ये सरकार हमारी कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ही देगी। मैं इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की बात कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कहीं अवैध हो गया और कब्जा हो गया और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। जहां चीजें गलत है वहां पर कार्रवाई भी हुई है, कोर्ट के माध्यम से भी आदेश आकर कार्रवाई हुई है। हमने बाबूलाल गौर साहब के समय में देखा था जब वे भोपाल में नगरीय प्रशासन बड़ी संख्या में, इसीलिए वो बुलडोजर मंत्री के रूप में उनकी पहचान थी, जो अवैध अतिक्रमण को उन्होंने हटाने का काम किया था। और इसीलिए जो अवैध है वो कहीं से स्वीकार नहीं है, लेकिन जो वास्तविक हकदार है उसको पूरा हक मिलेगा। इस दिशा में हमारी सरकार और हमारा नेतृत्व कार्यरत है। ठीक बात। अब पवन जी, अब आप ये बताइए कि अपन क्यों विरोध कर रहे हैं? मतलब कांग्रेस सरकार, यदि राज्य सरकार किसी गरीबों को, बेचारे को, भूमिहीनों को, जिनके पास छत नहीं है, उनको यदि देना चाहती है, मकान मुहैया कराना चाहती है, पट्टा देना चाहती है, तो कांग्रेस क्यों उसको, मतलब उसको आरोपों के घेरे में ले रही है? उसका बीजेपी का पॉलिटिकल शो बता रही है कांग्रेस। नहीं, देखिए, हमने कहीं विरोध नहीं कि हमने का बहुत अच्छा कदम है ये, इसको होना चाहिए। मैंने विरोध तो किए नहीं। मैंने ये कहा है कि जैसे अभी मौसमी जी बोल रही थी कि इतने सारे दृढ़ संकल्प जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो जितने दृढ़ संकल्प पहले शिवराज सिंह चौहान जी जितने दृढ़ संकल्प 2008 से लिए हैं, वो दृढ़ संकल्पों की दृढ़ता एकदम ना के बराबर रही है, इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर रहा है, परिणाम ना के बराबर रहा है। इसलिए शंका होती है कि बाकी उसके जैसा ये भी ना हो जाए। इसलिए हमारा निवेदन इतना है कि भाई अगर करें, हम कहते हैं अगर मॉनिटरिंग करें, अभी जैसा आदरणीय प्रकाश जी ने बोला कि भाई ऐसा करना चाहिए कि फिर दूसरे का कोई दूसरा कब्जा कर लेता है तो कब्जे वाले को हटाने का प्रावधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी पार्षद ने या किसी नेता ने कब्जा किया तो उसको मत हटाओ, दूसरे को हटा दो। अभी कुछ दिन पहले पेपर में था, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कहाँ मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया के, वो अपने हिसाब से दे देता था, चलो मौखिक बोल देता था कि ये हमारा चल रहा है। तो जो ये हम चीज जो जरूरतमंद है उसके लिए करिए, हम स्वागत करते हैं। अभी लाडली बहना की बात की आपने, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की। प्रधानमंत्री आवास योजना बड़ी अच्छी कांग्रेस पार्टी की योजना थी, बड़ी अच्छी योजना है। उसमें देखिए किस तरह घपले हो रहे हैं, किस तरह जरूरतमंद को नहीं मिल पा रहा। आप किसी भी गांव में जाकर सर्वे कर लीजिए। अब अगर आप पहले एक आवास मिलता था तो पहले तो देसी आजाद कांग्रेस पार्टी करा है ना, पहले क्षमता कुछ थी, आज क्षमता कुछ है। वही तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अगर 2 आवास में काम चलता था तो आज 4 आवास में काम करता है। पहले अगर 1000 रुपए बजट होता था, 2000 रुपए बजट है। उसमें कोई अपनी पीठ थपथपाने का काम नहीं। वक्त के साथ, समय के साथ वो बजट हमें अपना बढ़ाना पड़ेगा, उसमें कोई शाबाशी वाली बात नहीं। सोच उस दिन जाहिर हो जाती है। अगर कांग्रेस पार्टी ने इस स्कीम को लॉन्च किया, कांग्रेस पार्टी ने इस स्कीम को काम किया, इंप्लीमेंटेशन किया है, इट मींस कांग्रेस पार्टी का क्लियर है, एजेंडा क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी इस वर्ग का भला चाहती थी। कांग्रेस पार्टी लोगों के छत का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आरटीआई सब कांग्रेस पार्टी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो उसमें अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें कटौती करती जा रही है। आरटीआई का अधिकार ले लीजिए, शिक्षा का देख लीजिए कि कितने स्कूलों में टीचर नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कथनी और करनी के अंतर को हर व्यक्ति अच्छी तरह से समझने लगा है। ठीक। असल में क्या है, आपने इतने ज़्यादा काम कर दिए तो जनता ने कहा थोड़ा घर बैठो, जरा विश्राम कर लो, दूसरे लोगों को भी काम कर लेने दो। एक लास्ट कमेंट में जरा प्रकाश जी से लेना चाहूँगा। प्रकाश जी, देखिए, बार बार भोपाल में हमने कई बार देखा, कई बार झुग्गियाँ विस्थापित हुई, लोगों को उनके मकान मिल गए और मालूम पड़ा कि वो 2-4-6 दिन अपना सामान वहाँ शिफ्ट किया और फिर आके फिर आसपास ही शिफ्ट हो गए। भोपाल में मैं आपको आप तो खुद पुराने भोपाल के निवासी हैं, दर्जनों से ज़्यादा ऐसी जगह हैं, ऐसी कॉलोनियाँ मेन रोड की, वहीं लोगों का कब्जा है ना, और बड़े सक्षम लोगों का। एक बार बाबूलाल गौर जी का आपने याद किया तो एक बार वो झुग्गियाँ हटी थी तो वहाँ से मारुति, रेफ्रिजरेटर सब सुविधा संपन्न लोग थे, जबकि ये गरीब आवासहीन लोगों के लिए योजनाएं रही हैं। पर ये पारदर्शिता का अभाव हमेशा रहा है। कांग्रेस ने लॉन्च की, बहुत अच्छी स्कीमें लॉन्च की, लेकिन अब उस पर निगरानी का कांग्रेस आरटीआई लाई, इस समय वो उससे परहेज किया जा रहा, उसको कंट्रोल कर दिया गया। तो ले दे कि इस करप्शन को पारदर्शिता से, मैं बार बार एक ही शब्द कहता हूं, जब तक पारदर्शिता नहीं आएगी और उस पर कार्रवाइयां नहीं होगी। कई बार ये भी होता कि दस्तावेज लेकर बैठे हैं लोग, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इस पर कोई एक्शन ही नहीं लेती है। तो ये समस्या इसमें है। अब मैं थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी तारीफ भी करूं, बिल्कुल क्योंकि क्या है कि कांग्रेस ने शुरू की, बहुत अच्छी की, फिर इसको अपग्रेड किया गया है कई वर्गों के। 1.5 लाख से लेकर 2,67,000 तक के शायद सब्सिडी का प्रावधान है अलग अलग क्राइटेरिया के लिए। EWS से MIG 2 तक के इसके सेक्शन बने हुए हैं।
तो ये इस समय इसलिए भी अहम है ये योजना है कि रियल एस्टेट में भी सरकार की एक पूंजी मार्केट में जाती है जो रोजगार सृजन करती है। जैसे एग्रीकल्चर में भी सरकार पूंजी डालती है, एग्रीकल्चर भी रोजगार सृजित करती है, ये भी सृजित करती है। बस सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि पूंजी का सदुपयोग हो, माफिया के हाथों में ना चढ़े, इसलिए निगरानी तंत्र मजबूत हो और ऐसे कोई एक संस्था बनाना चाहिए कि इसकी शिकायतों पे तुरंत कार्रवाई हो, क्योंकि गरीब आदमी कोर्ट में जाकर लड़ाई नहीं लड़ सकता और जो माफिया था बहुत तगड़ा मजबूत रहता है। तो यदि मुख्यमंत्री जी इस बात पे कोई ऐसा कोई सेल बनाए कि इसमें वास्तविक लोगों के यदि ना मिलके अपात्र लोगों ने कब्जा किया है तो उस पर तुरंत एक्शन हो, ये बिल्कुल तब ये पूरी तरह से 100% हाँ, नहीं, और तभी इन योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि हमने देखा, भोपाल की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कई लोग ये झुग्गियों के चक्कर में माफिया बन के अरबपति हो गए, झुग्गी ले लेके, और इनकी एक नहीं 20-20, 25-25 झुग्गियां। बहरहाल सरकार की यदि की मंशा यदि अच्छी है तो थोड़ी सी मॉनिटरिंग जरा तगड़ी कर दे और एक बार जिसको लाभ मिल जाए उसको सूची से बाहर करे, वरना मालूम पड़ा कि वो बार बार उस चीज़ का लाभ लेते रहते हैं। लेकिन वक्त अभी इतना ही है, इस वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों लोगों ने बहुत शालीनता के साथ, बड़ी मर्यादा के साथ अपनी बात रखी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।